चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो होता है राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, परंतु उसकी संवैधानिक स्थिति मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत सुरक्षित है। वह राष्ट्रपति के समान असहाय नहीं है। राष्ट्रपति के पास मात्र विवेकाधीन शक्ति ही है, जिसके अलावा वह सदैव प्रभाव का ही प्रयोग करता है, किंतु संविधान राज्यपाल को प्रभाव तथा शक्ति दोनों देता है। उसका पद जितना शोभात्मक है उतना ही कार्यात्मक भी है। तो इसीलिए कार्यकारी अध्यक्ष की बात की गई थी, राज्य की बात की गई थी, तो राज्य में कार्यकारी अध्यक्ष होता है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या डी विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। वह अपरोक्ष रूप से या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। राज्यपाल की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, बिल्कुल सही है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हैं, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। चलिए अब थोड़ा सा राज्यपाल की शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित किसी बिल को कानून बनाने के लिए राज्यपाल की सहमति जरूरी होती है। इस संदर्भ में राज्यपाल के पास निम्नलिखित अधिकार हैं। कौन कौन से अधिकार हैं उनको जान लेते हैं। वह बिल को अपनी सहमति दे सकता है, ये दे नहीं दे सकता है। इस स्थिति में बिल कानून बन जाएगा। वह बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है। इस स्थिति में वह बिल कानून नहीं बन पाता। वह उस बिल को अपने संदेश के साथ वापस भेज सकता है, परंतु यदि विधानमंडल उस बिल को पुनः उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ पारित कर देता है तो राज्यपाल को उस पर सहमति देना होगा। वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। तो ये चारों शक्तियां राज्यपाल को दी गई हैं जो हमने देखा एक बिल के लिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। जैसे केंद्र में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है, वो सब उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, वैसे ही राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रत्येक राज्य का अपना विधानमंडल होता है। वह एक सदनीय भी हो सकता है, वह द्विसदनीय भी, यानी उसमें जो है आपकी विधानसभा भी हो सकती है और विधान परिषद भी, 2 सदन भी हो सकते हैं। राज्य विधानसभा वह उसकी जनसंख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। वह अपने पूरे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। सारा सदन अपने राज्य की जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो मुख्यमंत्री है वो उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति। आगे चलते हैं। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग की। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा या विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचन या मध्य अवधि निर्वाचन के पूर्व मतदाता सूचियां तैयार करवाई जाती हैं और इस कार्य के संपन्न होने पर ही निर्वाचन होते हैं। आगे चलते हैं। मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? ये क्वेश्चन तो जनरली सबको पता होता है, आपको भी पता होगा। 18 साल के व्यक्ति को बालिग माना जाता है और 18 साल का व्यक्ति मतदान करता है। अनुच्छेद
325 के अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण मतदाता सूची होती है तथा इसमें सांप्रदायिक प्रथा के विशेष प्रतिनिधित्व के लिए कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित की गई है। और ये कब हुआ था? संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा 21 वर्ष की आयु सीमा को घटाकर कितना कर दिया गया? 18 साल। पहले बालिग माना जाता था 21 वर्ष के व्यक्ति को जो वोट करता था, पर 61वां संविधान संशोधन, यहाँ पे याद रखें, कई बार पूछा गया है कि आयु घटाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, वो था 61वां। परंतु संविधान द्वारा अनिवासी, पागल, अपराधी, भ्रष्ट तथा अवैध आचरण वाले व्यक्तियों का मताधिकार करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सही है और कौन सही नहीं है। क्या ए बी की सही व्याख्या करता, आर की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। चलिए पहले कथन देखते हैं। कथन ए है, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। आगे देखते हैं, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो उपयुक्त के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका आंसर सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य विधानसभाओं के कुल 4120 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1109। आप याद रखेंगे 1109 जो स्थान है वो SC ST के लिए आरक्षित किए गए हैं। राज्य विधानसभाओं में कुल 4120 स्थानों में से 1109 जो स्थान है वो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रीमी लेयर से संकल्पना है। ऑप्शन ए, सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। ऑप्शन बी, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। सी, जातियों के आधार पर वर्गीकरण। या डी, दुग्ध उपभोग के आधार पर वर्गीकरण। तो ये है आर्थिक स्तर पर वर्गीकरण। क्रीमी लेयर के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर चिन्हित किया गया है, जिसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, उनको सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जाता, अर्थात ये लोग क्रीमी लेयर में आ जाते हैं।